कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज जो है ऑसिलेशन का ये तीसरा लेक्चर है। आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको भी हम लोग आज डेरिवेशन को एक्सप्रेशन को ड्राइव करके देखने वाले हैं। तो ऑब्वियसली आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के लेक्चर में जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन को तो हम लोग डिटेल में देखेंगे, साथ ही साथ सिंपल हार्मोनिक का इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होता है, इन सारे चीज़ों और बहुत सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल्स भी हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी तक भी जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, क्योंकि ये मॉडर्न फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा वेटेज है और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग भी है, क्योंकि आप आइदर IIT के मेंस या एडवांस में चले जाइए या फिर नीट में बैठिए या कोई भी नेशनलाइज्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिए, ऑसिलेशन और वेव्स का जो है एक तरह से मॉडर्न फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा वेटेज होता है। तो और मॉडर्न फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मार्क्स को स्कोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें जो है कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम भी बहुत अच्छे अच्छे निकल के आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में हमने ये बता रखा था कि हार्मोनिक मोशन क्या होता है। कोई भी पीरियोडिक मोशन इंडिविजुअली अगर साइन और कोसाइन के कर्व में रिप्रेजेंट होता है देन ओनली दैट इज कंसीडर्ड एज हार्मोनिक मोशन। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एक तरह से हार्मोनिक मोशन ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या है कि अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है, दैट मीन्स अगर कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है तो ऑब्वियसली वो टू एंड फ्रो मोशन को एग्जीक्यूट करेगा अबाउट देयर मीन पोजीशन अंडर द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स as well as under the action of acceleration, and both are directly proportional to their displacement। तो इसको आज हम लोग ड्राइव करके भी देखेंगे ताकि आपको और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। तो चलिए लेट अस इस लेक्चर को आज हम लोग डिटेल में कंटिन्यू करते हैं। तो ऑलरेडी स्क्रीन पे जो है SHM का डेफिनेशन लिखा हुआ है। देखिए ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि SHM क्या होता है। अगर कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करता है तो ऑब्वियसली वो टू एंड फ्रो मोशन को एग्जीक्यूट करेगा अबाउट देयर मीन पोजीशन अंडर द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्प्लेसमेंट अबाउट द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मतलब क्या है कि अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करेगा तो 100% हार्मोनिक मोशन कहता है ये टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए अबाउट देयर मीन पोजीशन। बट यहां पे एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि अंडर द एक्शन ऑफ ए रीस्टोरिंग फोर्स, यानी कि अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करेगा तो ऑब्वियसली वो टू एंड फ्रो मोशन को एग्जीक्यूट करेगा अबाउट देयर मीन पोजीशन अंडर द एक्शन ऑफ ए रीस्टोरिंग फोर्स, और यही रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। और जब भी वो टू एंड फ्रो मोशन को एग्जीक्यूट करेगा अंडर द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स तो ऑलवेज डायरेक्शन किधर की तरफ होना चाहिए, यानी कि इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है, अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम इसको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के जरिए देखते हैं कि इसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं। वहां से फिर हमारा एक अदर ही कंक्लूजन, मतलब एक तरह से फिर इसी SHM को हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने किस बेसिस पे डिफाइन किया है? अंडर द एक्शन ऑफ ए रीस्टोरिंग फोर्स, और इसी चीज को हम अंडर द एक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करेंगे, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि ऑलरेडी ये स्टेटमेंट कह रहा है कि हम लिख सकते हैं, यानी कि जो अंडर द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स है तो F जो है यानी कि अंडर द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, लेट F इज द रीस्टोरिंग फोर्स। तो अगर हमारा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? X का। तो दिस इंप्लाइज, अगर इस एक्सप्रेशन को हम ओपन करेंगे तो इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हम रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो इसको एक कांस्टेंट टर्म से एलिमिनेट करेंगे ऑब्वियसली, जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं -kx। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको ध्यान देने वाली बात है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। देखिए F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो ये जो F है ये बेसिकली क्या है? ये रीस्टोरिंग फोर्स है। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
यहाँ पे जो k है, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए जो हमने कांस्टेंट यूज किया है वो k है, यानी कि k यहाँ पे एक तरह से पॉजिटिव कांस्टेंट है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे माइनस कैसे आ गया, आपने माइनस क्यों लिखा? तो बहुत ही सिंपल है, माइनस बेसिकली ये डायरेक्शन को दिखा रहा है, किसका? रीस्टोरिंग, क्योंकि जो भी रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए हो, ठीक रीस्टोरिंग फोर्स उसको क्या करता है? अपोज करता है। तो एक तरह से रीस्टोरिंग फोर्स का ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन। यानी कि माइनस जो है वो नेचर ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स को, मतलब रीस्टोरिंग फोर्स के नेचर को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। बट जो हमने कांस्टेंट लिया है वो तो एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, जिसको बेसिकली हम यहां पे किसके नाम से जान सकते हैं? फोर्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, यहां पे लिख सकते हैं वेयर के एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो जिसको हम कह सकते हैं, यानी कि के को हमने क्या कहा? पॉजिटिव कांस्टेंट। हम यहां पे लिख सकते हैं विच इज नोन एज फोर्स कांस्टेंट, या हम इसी चीज को क्या कह सकते हैं? और स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आई होप इसको हम या तो फोर्स कांस्टेंट कह सकते हैं या हम इसको स्प्रिंग। चलिए, तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास आया F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो के जो है ऑलरेडी एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, जिसको हम लोग कह सकते हैं विच इज नोन एज, इसको हम फोर्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट भी कह सकते हैं। चलिए, नाउ इसी एक्सप्रेशन को हम थोड़ा ओपन करते हैं। नाउ F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगर यहां पे हम न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग F को हम क्या लिख सकते हैं? ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स। आई होप आपको इसके नीचे लिखेंगे तो दिखेगा नहीं, इसलिए हम इसको रब कर देते हैं। यानी कि आप यहां से देख सकते हैं, दिस इंप्लाइज हमारे पास क्या आ गया? हम लिख सकते हैं ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स। दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। अगर थोड़ा देर के लिए देखिए इस एक्सप्रेशन को ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस पूरे टर्म को एक कांस्टेंट मान लूं, अगर मैं इस पूरे टर्म को क्या मान लूं? कांस्टेंट, तो कंक्लूजन क्या निकल के आए? जैसे मान लेते हैं, लेट करते हैं, सपोज दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एक्स। यानी कि कहने का मतलब है कि k बाई एम को हमने क्या मान लिया? ओमेगा। थोड़ा देर के लिए जस्ट समझिए, इसको मैंने क्या मान लिया? k बाई एम को हमने बेसिकली क्या मान लिया? ओमेगा। हाँ ठीक है, इसको एक्चुअली हम लोग k बाई एम को ओमेगा स्क्वायर मानते हैं, नॉट ओमेगा। हम इसको क्या मान लेते हैं? ओमेगा स्क्वायर। क्या मान लेते हैं? एक मिनट, थोड़ा सा इसको हम रब कर देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं। ओमेगा स्क्वायर। यानी कि यहां पे जो हमने एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जो माइनस के बाई एम इंटू एक्स आया, ऑब्वियसली अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस के बाई एम आ जाएगा। इसको थोड़ा देर के लिए अगर मैं कांस्टेंट मान लेता हूं, और इस कांस्टेंट को हमने क्या मान, अब कहोगे कि सर आप ओमेगा क्यों मान लेते हो? तो मतलब जैसे लिया गया है, जिस फॉर्मेट में इसको एक्सप्रेशन को ड्राइव किया गया है, वो तो हमें कंसीडर करना ही पड़ेगा, ताकि आपको, अगर हम ऐसे अपने मन से कुछ भी कंसीडर कर लें तो फिर तो एक्सप्रेशन बनेगा नहीं ना। तो चलिए उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं, के बाई एम को हमने ओमेगा स्क्वायर मान लिया, यानी कि इस कांस्टेंट को हमने क्या मान लिया? ओमेगा स्क्वायर। तो एक्सप्रेशन हमारे पास a इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल रहा है? हम यहां से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? या छोड़िए, इसी पे हम लिख देते हैं यहां पे, दिस इंप्लाइज, हम ये तो जरूर कह सकते हैं कि जो a है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है? x।
क्योंकि ये तो अपने आप में कांस्टेंट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो हमारा एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। तो कहीं ना कहीं एसएचएम को हम यहां से फिर दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है तो ऑब्वियसली वो टू एंड फ्रो मोशन को एग्जीक्यूट करेगा अबाउट देयर मीन पोजीशन अंडर द एक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, और दिस एक्सेलरेशन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्प्लेसमेंट अबाउट देयर मीन पोजीशन। एंड उसका डायरेक्शन भी किसकी, यानी कि एवरीथिंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स देयर मीन पोजीशन, दैट्स इट। आप सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए दोनों डेफिनेशन को हम बहुत ही सिंपल वे में कह सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है आइदर अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स और आइदर अंडर द एक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। और डायरेक्शन तो ऑलवेज है ही, क्योंकि जब ये पीरियोडिक मोशन है तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स देयर मीन पोजीशन, क्योंकि टू एंड फ्रो मोशन को एग्जीक्यूट करेगा तो टू एंड फ्रो मोशन तभी पॉसिबल होगा जब वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन की तरफ वो क्या होगा, डायरेक्टेड होगा। तो इसमें आई होप आपको कोई समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो उसी तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो यहां से ये कंक्लूजन निकला, इसके जरिए हम फिर से डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं, अगेन हम यहां पे लिख सकते हैं, इसको हम थोड़ा रब कर देते हैं, हमारा ये काम हो गया। अगेन वी कैन डिफाइन द SHM when a particle execute SHM, then it moves to and fro about their mean position under the action of an acceleration। इस पॉइंट को समझना जरूरी है, अंडर द एक्शन ऑफ एन एक्सेलरेशन which is directly proportional to the displacement। which is directly proportional to the displacement about the mean position। इसमें कोई दिक्कत नहीं, अंडरस्टूड है, हर जगह मीन पोजीशन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बेकार सा दिखने लगता है। अंडरस्टूड है, जब ये पीरियोडिक मोशन है तो कोई भी पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन को एग्जीक्यूट करेगा अंडर द टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल हमने लिख दिया। अगेन वी कैन डिफाइन द SHM, अगेन वी कैन डिफाइन द SHM व्हेन ए पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM देन इट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट देयर मीन पोजीशन अंडर द एक्शन ऑफ एन एक्सेलरेशन which is directly proportional to the displacement। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि हमने अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स भी देखा और अंडर द एक्शन ऑफ एक्सेलरेशन भी देखा। तो आई होप आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं, जैसे बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल्स हैं ऑसिलेशंस ऑफ ए लोडेड स्प्रिंग। अगर कोई स्प्रिंग किसी चीज से लोडेड है, जब वो ऑसिलेट करता है तो वो भी एक बेटर एग्जांपल किसका है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम देखते हैं इसको। तो एग्जांपल्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एग्जांपल्स ऑफ SHM ऑलरेडी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, इजिली आप इसको समझ भी सकते हैं। ऑसिलेशंस ऑफ ए लोडेड स्प्रिंग, वाइब्रेशन ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर्क। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी ट्यूनिंग फॉर्क का जो वाइब्रेशन होता है वो भी हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है किसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। और साथ ही साथ है ऑसिलेशन ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि आप लोग 12th क्लास में जब आप पढ़िएगा मैग्नेटिज्म के अंदर, तो या फिर ऐसे ही जनरल हम जानते हैं कोई भी मैग्नेट का कैरेक्टर क्या होता है। अगर किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे, हमारा अर्थ क्या है,
बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। और यहाँ पे किसी भी एक छोटा सा बार मैग्नेट ले लीजिए, उसको किसी स्ट्रिंग कोई भी धागा से बांध करके ऐसे खड़ा कीजिए, तो मतलब आपने मैग्नेट में क्या किया, धागा बांध करके ऐसे अगर खड़ा, मतलब ऐसे फ्रीली सस्पेंड करोगे ना, मतलब इस तरह से जो रखते उसी को हम लोग फ्रीली सस्पेंडेड कहते हैं। तो अगर किसी मैग्नेट को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, हमारा अर्थ तो बेहतरीन एग्जांपल है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर किसी मैग्नेट को आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फ्रीली सस्पेंड करोगे तो वो भी बेहतरीन एग्जांपल किसका होगा, एसएचएम का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो आई होप दीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स, और आई होप सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए ये सब एग्जांपल जो है बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है और सफिशिएंट है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एसएचएम। देखिए आप लोग को लगता होगा कि सर ये छोटे छोटे चीज़ को बहुत डीपली डिस्कस करने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैं इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब कंपटीशन में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो बनता है वो इन्हीं सारे पॉइंट से निकल के आता है। तो ये दिखने में बहुत ही आसान लगता है, करे ये तो कुछ नहीं है, बस एक बार रीड कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसको आपको बहुत ही डीपली समझना पड़ेगा क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा इन्हीं सारे फैक्टर, इन्हीं सारे पॉइंट से निकल के आता है। तो इसलिए एक एक फीचर्स को, यानी कि एक तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या कैरेक्टर है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, क्या उसका मेन कैरेक्टर है, इसको बहुत ही अच्छे से समझना और इसको फील करना बहुत ही ज्यादा इसेंशियल है। जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से नहीं समझिएगा तब तक आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को डील नहीं कर पाइएगा, इसलिए हम इस पे ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एसएचएम, तो मोशन ऑफ द पार्टिकल मस्ट बी पीरियोडिक, यानी कि अगर कोई भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करेगा तो 100% जो उसका मोशन होगा वो हमेशा पीरियोडिक होगा। दूसरा चीज है पार्टिकल ऑसिलेट्स बैक एंड फोर्थ अबाउट देयर मीन पोजीशन विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो उसका एम्पलीट्यूड होना चाहिए टू एंड फ्रो मोशन को जो एग्जीक्यूट करेगा तो वहां पे एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी भी क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तीसरा, ये तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके जो हमने एसएचएम को डिफाइन किया, अंडर द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट और अंडर द एक्शन ऑफ एक्सेलरेशन व्हिच इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या है, ए एसएचएम कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए सिंगल हार्मोनिक फंक्शन ऑफ साइन और कोसाइन। वो तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जैसे हार्मोनिक फंक्शन यानी कि हार्मोनिक मोशन हम उसी को कहते हैं कि कोई भी फंक्शन अगर वो इंडिविजुअली साइन और कोसाइन के कर्व के फॉर्मेट में, देन ओनली दैट इज कॉल्ड एज हार्मोनिक मोशन। तो कहने का मतलब यहां पे भी वही चीज है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर होगा तो कहीं ना कहीं वो इंडिविजुअली या सिंगल साइन और कोसाइन के कर्व को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, देन ओनली दैट इज कंसीडर्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अदरवाइज हम उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कंसीडर नहीं करेंगे। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स और ये जो एग्जांपल्स है, एग्जांपल तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो इसका फीचर्स है, जो भी इसका कैरेक्टर्स है, इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। चलिए लेट अस वी कैन कंटिन्यू नाउ। अगला जो टॉपिक है हम लोग देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ एसएचएम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम हम लोग देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम देखते हैं क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम। तो जैसा कि ऑलरेडी अभी हमने अभी आपको पढ़ाया है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसएचएम, यानी कि अगर कोई पार्टिकल एसएचएम को एग्जीक्यूट करता है अंडर द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स, तो देखिए क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एसएचएम, हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो भी रीस्टोरिंग फोर्स के अंडर जो वो टू एंड फ्रो मोशन को अबाउट देयर मीन पोजीशन एग्जीक्यूट करता है पार्टिकल, तो जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इंप्लाइज एफ को जब हम ओपन करते हैं तो माइनस क्या लिख देते हैं, के एक्स। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट मीन्स इसी एक्सप्रेशन को हम ओपन कर देते हैं। तो F इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं, ma। तो दिस इंप्लाइज अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो F इज इक्वल टू m। अब जैसा कि आप जानते हैं A बराबर हमारे पास क्या होता है, dv बाई dt, और v इज इक्वल टू होता है हमारे पास dx बाई
dt। लेकिन अगर इसी एक्सलेशन को हम डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, d2x अपॉन में dt स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए f इज इक्वल टू हमारे पास क्या है ma, तो एक्सलेशन को हम क्या लिख सकते हैं, d2x अपॉन में dt स्क्वायर, इसको हम सेकेंड मान सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, ऑलरेडी इक्वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम डी टू एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर। चलिए साइड में हम लोग देखते हैं, हमारे पास अभी फिलहाल स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या आ गया, माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम डी टू एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एम डी टू एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के एक्स। दिस इंप्लाइज डी टू एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के अपॉन में एम इंटू एक्स। अब थोड़ी देर के लिए इसको हम क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। तो क्या कांस्टेंट मानेंगे, ऑलरेडी हमने देखा था कि के अपॉन में एम को हम क्या मानते हैं, ओमेगा स्क्वायर। तो ऑलरेडी देखिए डी टू एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन में एम। तो ऑटोमेटिकली जो हमारे पास हो जाएगा डी टू एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। यही हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम है। यानी कि कहीं ना कहीं आपको मैं एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे जस्टिफाई कर देता हूँ। ये तो हमारे पास क्लियरली समझ में आ गया कि डी टू एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर एसएचएम, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे, चलिए स्पेस है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर आप जस्टिफाई करने का कोशिश कीजिएगा, देखिए कंक्लूजन जो यहाँ से निकल आ रहा है, कंक्लूजन हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, तो देखिए जो हमारे पास डी टू एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, तो कहीं ना कहीं मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डी टू एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, एक्स। ऑलरेडी आप इसमें जानते हैं कि यहाँ पे डी टू एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर जो है वो एक्सलेशन है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, जो कि एसएचएम को डिफाइन कर रहा है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एसएचएम अंडर द एक्शन ऑफ एक्सलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो डी टू एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन किसका है, एसएचएम का। अब हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर देखते हैं कि इसका टाइम पीरियड का क्या एक्सप्रेशन आता है। टाइम पीरियड फॉर एसएचएम, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड क्या होगा। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं इस एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इस चीज को फाइंड आउट करेंगे। वी नो डेट क्या लिखेंगे, WKT का मतलब होता है वी नो डेट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऑलरेडी अभी हमने देखा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने क्या अभी तुरंत देखा, यानी कि के अपॉन में एम जो कांस्टेंट टर्म था उसको आपने क्या माना था, ओमेगा स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड ओमेगा इज इक्वल टू बेसिकली होता क्या है, 2 पाई बाय टी। तो हमें किसका एक्सप्रेशन निकाला, टाइम पीरियड का, तो टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा। तो दिस इंप्लाइज टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही चीज़ को दिस इंप्लाइज, अगर मैं ओमेगा यहाँ से निकालूं तो रूट अंडर क्या होना चाहिए, के अपॉन में एम। तो इंस्टेड ऑफ दिस ओमेगा वी कैन सब्सटीट्यूट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर के बाय एम, अपॉन में ओमेगा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर के अपॉन में एम।
तो दिस इम्प्लाइज जो हमारे पास यहाँ पे टी निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर एम ऊपर चला जाएगा, ठीक है, एम अपॉन में के। तो ये कोई बहुत ज़्यादा मतलब बहुत मुश्किल नहीं है, इजी है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब बहुत ही सिंपल है। जैसा कि आप लोगों ने देखा था ना कि हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आया था, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका था, एक्स का। तो एक्सलेशन को ही हमने क्या लिखा था, d2x अपॉन में dt स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो d2x अपॉन में dt स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, वहां पे हमने जो ओमेगा स्क्वायर था, जिसको कि हमने क्या, ओमेगा स्क्वायर को हमने क्या माना था, कांस्टेंट, और वो ओमेगा स्क्वायर बेसिकली हमारे पास क्या था, k/m। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू निकालेंगे रूट अंडर k/m। इस पर कोई दिक्कत, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m, तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर k/m। और ऑब्वियसली ओमेगा बराबर 2π/t होता है हमारे पास, क्योंकि ओमेगा क्या है हमारे पास, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो ओमेगा इज इक्वल टू जब 2π/t है तो t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। इंस्टेड ऑफ दिस ओमेगा वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू एंड गेट इट आउट द आंसर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ SHM। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फर्दर कोई भी डाउट है तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया। थैंक यू।